महाराष्ट्र में पहले हिंदी भाषी से दिक्कत तो अब हिंदी से नफरत। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ठाकरे ब्रदर्स अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे चुके हैं। राज ठाकरे ने मंच से भाषा विवाद में जो ऐलान किया था उसका साइड इफेक्ट अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी के खिलाफ उत्पात मचा रहे हैं। हिंदी के विरोध में ये भूल चुके हैं ये हिंदुस्तान है जहां की राजभाषा हिंदी है, लेकिन उसी हिंदी को महाराष्ट्र में बैन करने के लिए अब उपद्रव शुरू हो चुका है। हिंदी बोलत नाही त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? राज ठाकरे के इसी स्टेटमेंट के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर उतर गए, हंगामा करने लगे और हिंदी भाषा के खिलाफ फडणवीस सरकार को खुली चुनौती देने लगे। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में गैर मराठियों की पिटाई से हुई, जिस पर पर्दा डालने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने पर विरोध जताया और अब उसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। विरोध मराठी बनाम हिंदी की है तो विरोध करने वालों को इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी हिंदी भाषी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने वालों की संख्या 45% से ज्यादा है, वहीं मराठी बोलने वालों की संख्या मात्र 8 करोड़ के आसपास है। देश में सिर्फ 7.9% ही मराठी बोलने वाले हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की राजभाषा है उससे ठाकरे ब्रदर्स को दिक्कत हो रही है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम हिंदी भाषी पर जुल्म कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस विवाद में सियासी बयानबाजी भी खूब चल रही है। भाषा की लड़ाई पटक पटक कर मारने तक पहुंच चुकी है और साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीजेपी के नेता खुली चुनौती भी दे रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। बयान विवादित है, लेकिन विपक्ष के नेता ही इस बयान के समर्थन में आ चुके हैं। जैसे को तैसा जैसी टिप्पणी हो रही है और जिस विवाद को ठाकरे बंधु ने जन्म दिया उस विवाद में सहयोगी भी विरोध में आ गए। इस तरह अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, ये तो कहावत बहुत सही है, लेकिन किसी को इस तरह मारेंगे तो ऐसी जबान आएगी। इस तरह किसी को मार नहीं सकते। अब इस विवाद की तपिश भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के दरवाजे तक भी पहुंचती दिख रही है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। यानी इस विवाद में बिहार से लेकर यूपी तक और दिल्ली से लेकर हिंदी भाषा तमाम राज्यों के नेता ताल ठोक रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं। इन दिनों बिहार की फिजा में अपराध का बारूद घुला हुआ नजर आ रहा है। सुशासन की सरकार पर चुनाव के वक्त पॉलिटिकल डेंट लगता हुआ दिख रहा है। अब उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑर्डर एनकाउंटर का आया और गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लायर विकास को आज एसटीएफ ने मार गिराया। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, खेमका मर्डर केस के मास्टरमाइंड और शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूछताछ में खूनी खेल का खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि पटना में इस वारदात को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश है, क्या कारोबार विवाद के अलावा गोपाल खेमका की किसी और से भी दुश्मनी थी, इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुपारी देने वाले अशोक साह को पता है, जिसे पटना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और शूटर विकास का एनकाउंटर कर चुकी है। इसी जगह पर जो है विकास आकर छिप गया था, जहां पुलिस ने उसे मार गिराया है, एसटीएफ के द्वारा जो है मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं ये इसी स्पॉट पर जो है देखिए मुठभेड़ हुई थी और यहां से जो है खोखा बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा माल सलामी इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। दावा है कि अशोक साह ने 10 लाख में हत्या की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा, जिसका एनकाउंटर हो चुका है, उसी ने हथियारों की डिलीवरी दी। साथ ही शूटर उमेश उर्फ विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खेमका के मर्डर में शामिल था। दरअसल गोपाल खेमका बिहार के टॉप व्यवसायियों में शामिल थे, लिहाजा पुलिस हत्याकांड की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही बिहार सरकार भी इस बात का पता लगाना चाहती है गोपाल खेमका हत्याकांड के पीछे का असली विलेन कौन है, क्योंकि परत दर परत जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उससे कुछ और तस्वीरें साफ हो सकती हैं।
बिहार के पूर्णिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के टेटगामा गांव में अंधविश्वास के चलते डायन बताकर उराव जाति के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 2 पुरुष इस भीड़ की हैवानियत का शिकार हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव में अब सन्नाटा पसरा है। 50 से ज्यादा घर खाली हैं। वीरान घरों में अब ताले लटके हैं। मवेशी भूखे हैं और गांव खौफ के साए में है। ग्रामीणों ने बच्चों की बीमारी और मौत के लिए बाबूलाल उराव के परिवार को डायन मान लिया और पूरे परिवार को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गांव में झाड़ फूक और टोने टोटके के विवाद को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोप के मुताबिक पूरे गांव के लोगों ने बाबूलाल के घर पर अटैक करके, बंधक बना करके, पीट कर अधमड़ा करके, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये पूर्णिया का टेटीगामा है। कमिश्नर राजेश कुमार ने गांव का निरीक्षण किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। रात तक 3 अरेस्टिंग हुई है और जो मेन तांत्रिक की बात आ रही है, जिसने की उकसाया है लोगों को, जो खबरें आ रही हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अंधविश्वास ने एक बार फिर 5 जिंदगियां निगल ली। अब सवाल है, क्या प्रशासन और समाज जागेगा? विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने एक बड़ा महिला कार्ड खेल दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में वोट की राजनीति अब सीधी महिला सम्मान की पिच पर खेली जा रही है। चाहे नीतीश हो या तेजस्वी, सभी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने लागू किया था, जिसका फायदा उन्हें हर चुनाव में मिला है। तेजस्वी ने इस वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश की। अभी हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि अगर चुनाव के बाद आरजेडी की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लागू की जाएगी, जिसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। बिहार के मूल निवासी सभी महिला अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं और नौकरियों के लिए सभी सीधी भर्ती में 35% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी के वादे की बात करें तो माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जब इसे लेकर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने खुलकर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी तरफ से धन्यवाद, मेरी तरफ से क्या अन्य सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात। आरक्षण बनाम नकद सम्मान, नीतीश और तेजस्वी दोनों मैदान में है। चुनाव में अब बटन महिला दबाएंगी और तय करेंगी कौन वाकई माई बहन का हितैषी है और कौन सिर्फ सत्ता का इच्छुक। लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए आशियाना तैयार किया है। एलडीए ने इस जमीन पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 72 फ्लैट्स का निर्माण करवाया है और इसकी आवंटन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने वाली है। ये मकान गरीबों को लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। अगस्त में एलडीए पीएम आवास योजना के तहत 72 फ्लैटों की बुकिंग खोलेगा। एलडीए ने करीब 72 फ्लैट यहाँ पर बनाए हैं और प्रधानमंत्री योजना के तहत ये 72 फ्लैट बना दिए गए हैं और अगस्त में इसका आवंटन जो है, उसकी प्रक्रिया जो है, उसकी शुरू होने को लेकर पंजीकरण जो है, उसकी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जिस जमीन पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था, वहां अब 72 शानदार फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जिनकी फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। 2020 में मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई जमीन पर एलडीए ने जो है बुलडोजर चलाया था। उसके बाद इस जमीन को सरकारी घोषित किया गया था और अब यहाँ पर फ्लैट गरीबों के लिए बन करके तैयार हो चुका है। डालीबाग के इस प्राइम लोकेशन पर ये जमीन वर्षों तक मुख्तार अंसारी और उसके बेटों अब्बास और उमर अंसारी के अवैध कब्जे में थी। 2023 में लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस ने इस अवैध निर्माण को ढा दिया था। एलडीए ने इस जमीन पर 1 साल में 72 फ्लैटों का निर्माण कराया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को समर्पित होंगे। हर फ्लैट में मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं ताकि शहरी गरीबों को गरिमामयी जीवन मिल सके। इन फ्लैट्स की आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर अब गरीबों का हक होगा। माफिया राज का अंत और जनता के लिए नए मकानों की शुरुआत, ये है सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व बन चुकी है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने कल कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया तो अब शिव भक्तों की सुविधाओं के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी साफ कर चुके हैं कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी फैलाई तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा।
और योगी के इसी मैसेज के बाद यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी और जोर पकड़ चुकी है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सनातनियों का सम्मान, कांवड़ियों का सम्मान और यहाँ तक कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके योगी जी ने कांवड़ियों का सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये स्थितियां 2017 से पहले नहीं थी। योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और भव्य रूप में संपन्न हो। यही वजह है कि इस बार भी ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी की तैनाती, अस्थायी मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था और 24 घंटे कंट्रोल रूम जैसी तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। सरकार का दावा है, श्रद्धालुओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिलेगा बल्कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हर जरूरी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी शिव भक्तों की आस्था का सम्मान भी होगा और किसी भी गड़बड़ी की कोशिश पर एक्शन भी तय है। और उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा से पहले एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ यूपी एसटीएफ ने एक अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी है। एसटीएफ की टीम ने मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियारों को भी बरामद किया है। अवैध हथियारों की ये फैक्ट्री अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में संचालित हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की। एसटीएफ की टीम ने देखा तो अंदर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया जो मौके पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस को मौके से कई हथियार, कारतूस, तमंचे और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कांवड़ यात्रा के दौरान अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियारों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव सुशासन की सरकार पर हमलावर हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बढ़ती घटनाओं के पीछे पॉलिटिकल साजिश का आरोप लगा दिया है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा ठोक के चला जाए। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल गिरिराज सिंह ने उठा दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का कनेक्शन राजनीतिक साजिश से जोड़ दिया है। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। यानी गिरिराज सिंह का इशारा सीधे तौर पर अपने विरोधियों की तरफ है। लेकिन हैरानी इस बात की भी है, गोपाल खेमका हत्याकांड में जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ, आरजेडी के नेता उसे सत्य का एनकाउंटर बता रहे हैं। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है, वो पूरे तार पता चलने चाहिए। और गोपाल खेमका जी के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन या तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हो। पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना हो। चुनावी राज्य बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर की जगह सवाल एनकाउंटर पर उठ रहे हैं, जिसे उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। और अब बात उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम की करेंगे। बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। नैनीताल और कैंची धाम आने वाले पर्यटकों को जल्द ही सौगात मिल सकती है। आने वाले समय में पर्यटक नैनीताल से कैंची धाम का सफर खूबसूरत वादियों के बीच रोपवे से कर पाएंगे। ये रोपवे शुरू होने से नैनीताल से कैंची धाम पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। जिला पर्यटन विभाग ने नैनीताल से कैंची धाम तक रोपवे योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब बस उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से इसे मंजूरी मिलना बाकी है। और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नैनीताल आने वाले पर्यटक हवाई मार्ग से बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर सकेंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी सड़क मार्ग से करीब 17 किलोमीटर है। जाम के चलते कैंची धाम पहुंचने में पर्यटकों को काफी समय लगता है। रोपवे बनने से नैनीताल से कैंची धाम पहुंचना आसान होगा। रोपवे परियोजना से न सिर्फ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी, बल्कि नैनीताल का पर्यटन व्यवसाय भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस परियोजना से नैनीताल में रुकने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। होटल व्यवसाय, टैक्सी सेवाओं, स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। रोपवे विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा जो कैंची धाम आते हैं। कैंची धाम में हमेशा भीड़ रहती है, इससे नैनीताल हल्द्वानी कैंची मार्ग पर भारी जाम लगता है। रोपवे इस भीड़ को भी नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा।
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अब एक्शन शुरू हो गया है और बलरामपुर में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने छांगुर बाबा की कोठी को जमींदोज किया। जिस आलीशान कोठी से छांगुर बाबा धर्मांतरण करवाता था वो अब मिट्टी में मिल चुका है और इसी कोठी से छांगुर बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मांतरण का खेल खेलता था। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करवाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन। ये आलीशान घर धर्मांतरण से की गई काली कमाई से इसे बनाया गया था। आज योगी के बुलडोजर ने ढा दिया है। छांगुर के जिस रहस्य लोक पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ वो भी नीतू उर्फ नसरीन के ही नाम था। देखिए ये यहाँ पे पूरा ये जो आप निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं ये अवैध निर्माण है जिस पर की प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि कल इसी चीज को लेकर यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था और इससे पहले भी ये बताया गया था कि ये पूरा जो निर्माण है वो अवैध है, इसको गिराया जाएगा। लोगों को बहला फुसलाकर इस कोठी में लाया जाता और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। धर्मांतरण की काली कमाई से इस कोठी की नींव रखी थी। सुरक्षा ऐसी कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। घर की एक एक ईंट गिराने में बुलडोजर को काफी वक्त लगा क्योंकि ये कोठी जितनी आलीशान थी उतनी ही मजबूत भी बनाई गई थी। लेकिन शायद छांगुर बाबा भूल बैठा था कि वो यूपी में है, जहां योगी की सरकार अपराधियों का ऐसा इलाज करती है कि अपराधी कांपने लगते हैं। इस कार्रवाई से पहले सीएम योगी ने पोस्ट किया था कि जमालुद्दीन समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी है, इसीलिए अपराधी को ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। जमालुद्दीन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसके अन्य अवैध संपत्तियों की भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के पैसों से जितनी आलीशान कोठी बनाई थी उसकी सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत बना रखी थी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के इस रहस्य लोक में सुरक्षा ऐसी की गई थी कि कोई भी इसके अंदर का रहस्य न जान पाए, क्योंकि उसे डर था अगर किसी ने हवेली के अंदर कदम रख दिया तो उनके इस रहस्य लोक का पर्दाफाश हो जाएगा, उनका धर्मांतरण का खेल एक्सपोज हो जाएगा। अब इस घर का गेट देखिए, ये घर का गेट नहीं किसी महल के दरवाजे से कम नहीं है। कोई भी इसे पार ना कर पाए। इसकी ऊंचाई 25 फीट रखी हुई थी। जो मुख्य द्वार है लगभग 25 फीट का मुख्य द्वार है और इसके बाहर ये जो बाउंड्री है, ये चारों तरफ से बाउंड्री है, ये लगभग 12 फीट की है। पूरे घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि कोई घुसना तो दूर अंदर क्या चल रहा है उसका भी पता नहीं लगा पाए। घर के चारों तरफ कंटीली तारें लगी हैं। कंटीली तारें भी ऐसी जिनमें हाई वोल्टेज का करंट दौड़ता है। और इसके ऊपर जो ये तार लगे हुए हैं ये कोई मामूली तार नहीं है। इन तारों में करंट छोड़ा गया है कि अगर कोई पुलिस के अधिकारी या लोग या मीडिया के या आम लोग इस घर के अंदर जाना चाहें और जानना चाहें कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है तो वो इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा ने ये कोठी पिछले कुछ सालों में बनाई थी और जब से कोठी बनी तब से संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। फिलहाल छांगुर बाबा की किलेबंदी में योगी फोर्स घुस चुकी है। छांगुर के आलीशान घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। धर्मांतरण के लिए जिन लोगों को यहाँ लाया जाता था उनके लिए कमरे भी बनवाए गए थे। उनके रहने खाने पीने का भी यहाँ पूरा इंतजाम हो जाता था। और ये कोठी जितनी बाहर से महल जैसी लगती थी अंदर से भी लग्जरी था। लड़कियों को रखने के लिए यहाँ अलग अलग कमरे बनाए गए थे। कमरा नंबर 1 यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 बेड पड़े, यानी कि यहाँ पे लगभग 8 लोग रह रहे थे। और मैं आपको इसके अंदर ले चलती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर भी आपको इसके अंदर एक कमरा नजर आ जाएगा। फिर आपको इसके अंदर जो है जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर किचन नजर आ जाएगा। कपड़े आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ की ये महिलाओं के कपड़े हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाएं थी अंदर। कोठी के अंदर बने कमरों में बेड लगाए गए थे। इन्हीं कमरों में बैठकर छांगुर बाबा लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। ये उसका रहस्य लोक था, ये उसके कमरे थे। यहाँ पे सारा जो सामान है वो खाली करवा दिया गया है। बंगले के अंदर की तस्वीरें देखिए। महंगे टाइल्स, लग्जरी सोफे जो धर्मांतरण के पैसों से खरीदे गए थे। ये छांगुर बाबा का बंगला है, ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये रहस्य लोक है जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था, नाबालिग बच्चों को लाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर करवाता था। इस बंगले से मिला सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ न जाने कितनों सालों से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जिससे छांगुर बाबा का पूरा नेटवर्क उजागर हो रहा है और उसके धर्मांतरण के अड्डे को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छांगुर बाबा ने अपनी कोठी की सुरक्षा में डेंजर डॉग्स की फोर्स तैनात की हुई थी, जिसमें शामिल डॉग्स भारत में बैन है।
धर्मांतरण के अड्डे पर जब बुलडोजर चला तो दीवारों के पीछे छिपा सच सामने आ गया। जहां हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिशें अंजाम दी थी और उस साजिश की सुरक्षा में डेंजर डॉग फोर्स तैनात थी। जर्मन शेफर्ड ऐसी नस्लें जो आम घरों में पालना भी मुश्किल, लेकिन छांगुर बाबा ने इन्हें धर्मांतरण के दरवाजे पर बिठा रखा था। कोई घुसने की कोशिश करे तो ये डॉग्स सीधे हमला कर देते थे। इस घर की जो सिक्योरिटी है ये यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ पे कुत्ते कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो कुत्ते हैं ये आपको देख पा रहे होंगे कि ये कुत्ते इस पूरे घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं। बाबा का आश्रम अब तक धर्मगुरु की पहचान में था, लेकिन हकीकत में एक सील बंद बंकर था, जहां बाहर से कोई नजर न डाल सके और अंदर क्या हो रहा है कोई जान न सके। इसके लिए डॉग फोर्स 24 घंटे एक्टिव रहती थी। वो उन्होंने अब कुत्तों के हवाले कर दिए। कुत्ते जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी आदमी इसके अंदर ना पहुँच सके और ये ना देख सके कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के अड्डे पर जब बुलडोजर चला तो सिर्फ दीवारें ही नहीं गिरी, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और इसमें एक सीक्रेट एल्बम भी मिली, जिससे ये साफ हो गया कि छांगुर अकेला नहीं था, उसके 2 मुख्य सहयोगी भी थे। एक सीक्रेट एल्बम जिसमें मौजूद थे चेहरों के नाम जो धर्मांतरण की साजिश में छांगुर के साथ खड़े थे, नवीन और नीतू उर्फ नसरीन। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने पहले नाम बदला, पहचान बदली और फिर धर्म बदलवाने की मुहिम में कूद पड़े और हिंदुओं को टारगेट करके उनका धर्मांतरण करवाते थे। छांगुर बाबा के जाल में या कह सकते हैं कि ये भी धर्मांतरण में इसका जो बड़ा हाथ बताया जा रहा था और ये सभी चीजों में छांगुर बाबा का साथ बराबर देती थी। ये नीतू है, ये उसकी बच्ची है। दोनों बाबा के ऑपरेशन कन्वर्जन के कमांडर थे। एल्बम में नाम, फोटो सब कुछ है, यानी सबूत मिटाने का भी मौका अब नहीं बचा। छांगुर का नकाब उतर चुका है और गुर्गों की पहचान सामने है और सीक्रेट एल्बम भी अब सबके सामने आ चुकी है। देखिए, ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी शादी की तस्वीर है। ये छांगुर बाबा की जो शिष्या है नीतू, उसकी तस्वीर है और ये जो आप पीछे जो बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं ना, ये नीतू का ही घर है। आतंकवाद के खिलाफ वैसे तो अमेरिका सख्त कार्रवाई की हमेशा बात करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया के चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। ये वही संगठन है जो पहले सीरिया में अल-कायदा की ब्रांच से जाना जाता था। ऐसे में ट्रंप ने वही कर दिया जो 9/11 की यादें फिर से ताजा कर दे। जिस संगठन की जड़ें अल-कायदा से जुड़ी थी, जिसका नाम सुनकर अमेरिका कांपता था, उससे ट्रंप याराना निभाते दिख रहे हैं। अल नुसरा फ्रंट सीरिया में अल-कायदा की शाखा थी। अल शरा ने इसे अल-कायदा से अलग करते हुए इसका नाम हयात तहरीर अल शाम रखा था। ये वही ट्रंप हैं जो इस साल मई में सऊदी अरब गए थे, जहां उन्होंने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की थी। अमेरिका जो कुछ समय पहले तक शरा को आतंकवादी मानता था, लेकिन ट्रंप वहां उससे हाथ मिलाते दिखे। HTS यानी वो संगठन जो पहले अल नुसरा फ्रंट था, सीरिया की धरती पर खून, बम और तबाही का दूसरा नाम, और अब उसे आतंकवादी लिस्ट से बाहर निकालना, ये सीधा सीधा आतंक के साथ याराना नहीं तो और क्या है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में है और वो भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी। तो क्या अब आतंक के साथ शांति का गठबंधन होगा? ट्रंप ने जो फैसला किया है वो सिर्फ एक नाम हटाना नहीं है, ये एक मैसेज है कि अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है और कहीं न कहीं आतंकवाद अब अमेरिका की नीति में शामिल हो चुका है। अमेरिका की नजर में HTS अब आतंकवादी संगठन नहीं रहा। बाकी दुनिया क्या सोचती है उससे शायद ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो फर्क पड़ेगा वो अगली बार शायद 9/11 जैसे हमले के बाद में समझ आ जाए। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार में बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। और नशे के विरुद्ध इस बार बुलडोजर की कार्रवाई पंजाब के मुक्तसर में हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नशा तस्कर का घर भगवंत मान का बुलडोजर चला। प्रशासन ने नशा तस्कर के अवैध घर को जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपराधी के ऊपर 5 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और इसी के तहत बुलडोजर से आरोपी का अवैध मकान तोड़ा गया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अतिक्रमण के खिलाफ CM मोहन यादव का बुलडोजर चला है। यहाँ महाकाल मंदिर के सामने बिना अनुमति के होटल का निर्माण करवाया जा रहा था। नगर निगम ने होटल मालिक को 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन उसके बाद भी निर्माण जारी है। प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में होटल का अवैध निर्माण तोड़ दिया।
असम में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हेमंत बिस्वा सरकार ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया है कुछ प्रॉपर्टीज को, और इस दौरान यहां पर जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली। देखिए कैसे बुलडोजर पर पथराव किया जा रहा, कोई डंडा मार रहा तो कोई लाठी से वार कर रहा। दरअसल धुबरी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया गया था। दावा किया जा रहा कि जब प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने वहां पथराव किया। इस दौरान कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने मौके पर मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से तितर बितर किया। ये देखिए कैसे अपने वार से बुलडोजर अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा। कल तक जहां कब्जा गया था वहां अब बस मलबा नजर आ रहा। धुबरी में कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अवैध कब्जे अब इतिहास बन चुके हैं। जिन्होंने कानून को चुनौती दी उनके लिए ये कार्रवाई सबक है कि अब न डील मिलेगी और न डराया जा सकेगा। इस एक्शन के पीछे सरकार का संदेश साफ है कि असम में सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं चलेगा और जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे उस पर ऐसे ही बुलडोजर एक्शन होता रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन शुरू होने से ठीक पहले डुंगला कस्बे में इन दिनों माहौल तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने भानाखेड़ी रोड पर बने नवनिर्मित शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे शिव की मूर्ति भी खंडित हो गई। कुछ दिन पहले ही इस मंदिर में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने शिव प्रतिमा की स्थापना की थी। अब यहाँ मंदिर का मलबा ही नजर आ रहा है। घटना के बाद हिंदू संगठनों और सर्व समाज ने डुंगला कस्बे को पूरी तरह बंद कर दिया। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवाए, सड़कों पर आगजनी की, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। जिला प्रशासन हरकत में आया है, मौके पर भारी फोर्स तैनात है। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और खुद मंत्री गौतम दत्त मौके पर पहुंचे। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। सावन के ठीक पहले हुई इस घटना से लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शिव मंदिर को निशाना बनाने वाले के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो और प्रशासन आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे जो नजीर बन जाए। उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा और हम ऐसे चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो वो इस प्रकार की कार्रवाई हो कि एक नजीर बने। अब सवाल ये है, शिव मंदिर तोड़ा गया लेकिन माहौल किसने बिगाड़ा? अब इसका पता लगाने के लिए प्रशासन भी कमर कस चुका है। कुदरत का कहर और सिस्टम की लापरवाही के चलते नोएडा में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 स्थित डी पार्क में फाउंटेन के पास जमा बारिश के पानी ने एक 8 साल के बच्चे की जिंदगी छीन ली। पार्क में खेलते खेलते बच्चा इस जानलेवा फव्वारे के पास पहुंच गया और गहराई का अंदाजा न होने पर पानी में डूब गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को बुलाया गया। डायल 112 पर कॉल के बाद पुलिस ने तुरंत बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस सेक्टर में काम करने वाले सुभाष और रुचि अपने 8 साल के बेटे पृथ्वी को खो चुके थे। स्थानीय लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्क में जलभराव की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राधिकरण की ओर से ओएसडी गुंजा सिंह ने घटना पर दुख जाहिर किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पृथ्वी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जाना कई सवाल छोड़ गया है। आखिर कब जागेगा सिस्टम और कब मिलेगी मासूमों को सुरक्षित बचपन की गारंटी? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में भारी उफान देखा जा रहा है और इसी वजह से नदी किनारे भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति भी पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही है। ये मूर्ति नदी से लगभग 20 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जिससे अलकनंदा के उफान की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी किनारे के सभी घाट और रास्ते भी पानी में डूब गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। नदी का पानी इस कदर बढ़ा है कि नदी किनारे का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। साथ ही जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। माना जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में 24 घंटे में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके बाद की तस्वीर और भयावह होगी। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने और प्रभावित इलाकों में आने जाने से बचने की अपील की है। आसपास के इलाके में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से राहत बचाव के साथ पूरी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों से लेकर स्कूल तक हर जगह पानी ही पानी है और इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, चारों तरफ बाढ़ और बारिश का पानी ही नजर आ रहा, जिसके चलते सागर में स्कूल जल महल बन गए। ऐसे क्यों, तो खुद ही देख लीजिए। बारिश इतनी हुई कि क्लासरूम तैरने लगे और उसमें करीब 150 बच्चे और टीचर फंस गए।
देखिए छतें तो सूखी हैं, लेकिन पूरी इमारत पानी में है, ना एग्जिट ना रास्ता, सिर्फ इंतजार कैसे भी इस सैलाब से बाहर निकले। राहत की बात रही कि बाद में पुलिस आई, फिर सभी को वहां से रेस्क्यू किया, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। ये नर्मदा का दर्शन नहीं बल्कि प्रकोप है। तस्वीरें नरसिंहपुर की हैं, जहां घाटों पर जहां हर तरफ सिर्फ पानी है और वो भी शांत नहीं। उफनता हुआ नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और सहायक नदियां पहले ही बेकाबू हैं, जिसके चलते नर्मदा भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुलिस की टीमें घाटों पर तैनात है, निगाहें भी हैं, चेतावनी भी दी जा रही है। अब ये देखिए पूरा गांव बाढ़ क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते घरों में पानी में घुस चुका है, जिससे कमरे दरिया बन चुके हैं और ग्रामीण खड़े हैं घुटनों तक पानी में।